नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दमन चक्र पार्ट 6। शाम के 7 बजे थे। ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड का ऑफिस बंद हो चुका था, लेकिन उसके उस फ्लोर पर तब भी रोशनी थी जिस पर कि कंपनी का बोर्ड रूम था। विशाल बोर्ड रूम में उस घड़ी केवल 2 व्यक्ति मौजूद थे, कंपनी का चेयरमैन रणदिवे और मैनेजिंग डायरेक्टर दांडेकर। दोनों के चेहरे गंभीर थे। रणदिवे गंभीर होने के साथ साथ नाराज भी लग रहा था। तो फिर दांडेकर जिद भरे स्वर में बोला, क्या कहते हैं आप? दांडेकर, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। रणदिवे बोला, तुम जानते हो हम उस कथित राजा साहब के नाम शेयर ट्रांसफर ब्लॉक नहीं कर सकते। तुम जानते हो, सारे डायरेक्टर्स जानते हैं कि जांच पर वो शेयर सर्टिफिकेट जेन्युइन पाया गया है। उस पर व्यास शंकर गजरे के एंडोर्समेंट जेन्युइन पाई गई है और रसीद पर भी गजरे के दस्तखत एकदम चौकस पाए गए हैं। ऊपर से ये साबित हो चुका है कि रसीद की तारीख को गजरे वाकई काठमांडू में था और वहाँ के होटल सॉल्टी ओबराय के कमरा नंबर 906 में ठहरा हुआ था। उसकी काठमांडू में मौजूदगी किसी और वजह से हो सकती है। और कौन सी वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई तो होगी। कोई हो सकती है तो वो भी हो सकता है जो कि हमारे सामने है। खामखा अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं। दांडेकर ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर 100 बातों की एक बात। तुमने खुद ज्यूरी स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट मारुति देवाल को फोन लगाया था, जिसने कि इस बात की तस्दीक की थी कि पिछले महीने की उस तारीख को, जो कि रसीद पर दर्ज है, गजरे ने वहां अपने नंबर्ड अकाउंट में एन वही रकम जमा कराई थी जो कि रसीद पर दर्ज है। रणदिवे साहब, ये भी तो हकीकत है कि स्विस बैंकों में नंबर्ड अकाउंट की जानकारी किसी तीसरे शख्स को नहीं दी जाती, अमूमन नहीं दी जाती। खुद प्रेसिडेंट ने ऐसी जानकारी हमें क्यों दी थी, इसकी वजह कॉल ने बताई थी, जो कि भूल गए मालूम होते हो। भूला तो नहीं हूँ, लेकिन अभी भी लेकिन रणदिवे साहब, कहीं दाल में कुछ काला है जरूर। मुझे नहीं दिखाई देता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं दिखाई देता, सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है। दांडेकर खामोश रहा। दांडेकर, दस्तूर के मुताबिक शेयर ट्रांसफर होंगे एंड दैट इज फाइनल। कल राजा गजेंद्र सिंह के नाम नया सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कीजिए मनमानी। कैसी बातें करते हो दांडेकर? ये मनमानी नहीं, मेजॉरिटी की मर्जी है, जिसको चुपचाप कबूल कर लेने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि होटल कैसे उस शख्स को सौंपा जाता है। क्या करोगे तुम? अभी 4 वोट और बाकी हैं, जो कि 4 डायरेक्टर्स की गैर हाजिरी की वजह से आज नहीं पढ़ सके। इसे लिख लीजिए चेयरमैन साहब कि कल की वोटिंग में वो 4 वोटर मेरे साथ होंगे। देखेंगे आज की तरह वो 4 डायरेक्टर्स कल भी गैर हाजिर रहे या हाजिर हुए और उन्होंने वोट देने से परहेज किया, तो देख लीजिएगा कि कम से कम एक की तो मैं बाह मरोड़ कर उसका हाथ खड़ा करवा लूंगा। दांडेकर, यू विल डू नो सच थिंग। वोटिंग के मामले में जोर जबरदस्ती नियमों के खिलाफ है। यूं तुम्हारी खुद की वोट खारिज हो सकती है। जोर जबरदस्ती का मेरा कोई इरादा नहीं। बाह मरोड़ना जोर जबरदस्ती नहीं तो वो दांडेकर जबरन हंसता हुआ बोला, वो तो मैंने महज एक मुहावरा इस्तेमाल किया था। आई सी। चेयरमैन सहमति में सिर हिलाता बोला, आई सी, लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। ठीक है फिर, दांडेकर एकाएक उठता हुआ बोला, देखते हैं कल क्या होता है। गुड नाइट। गुड नाइट। रात के 9 बजे विमल और नीलम ईश्वर भवन की छत पर मौजूद थे। छत सुनसान थी, जहाँ की विमल की जरूरत का सामान पहले ही पहुंचाया जा चुका था। छत के बारे में इरफान की तफ्तीश ये कहती थी कि वहां रात में तो क्या, दिन में भी कभी कोई नहीं आता था। फिर भी देर सबेर कभी कोई आता था तो उस विज्ञापन कंपनी का कोई आदमी आता था, जिसका एक नियॉन साइन छत पर लगा हुआ था। कभी नियॉन साइन बिगड़ जाने पर उसे ठीक करने कोई आदमी वहां आता था, लेकिन उसकी आमद हमेशा दिन के वक्त होती थी। नियॉन साइन का कंट्रोल बॉक्स छत पर ही नियॉन साइन को सपोर्ट करते स्टील के एक पिलर के साथ लगा हुआ था। विमल इस बात की तस्दीक कर चुका था कि कौन से फ्यूज का कटआउट खींचने से
सारा नियॉन साइन ऑफ हो जाता था। छत की सड़क की ओर वाली मुंडेर फर्श से कोई 3 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर एक लोहे के गोल पाइप की रेलिंग लगी हुई थी। विमल ने रेलिंग पर पहुंचकर सामने झांका तो उसे चौपाटी का नजारा हुआ। उसने रात को भी काम करने वाले स्पेशल नाइट ग्लासेस से फिट दूरबीन को एडजस्ट करके उसमें से सामने चौपाटी की तरफ झांका तो चौपाटी के मैदान के एक कोने में, जो कि ईश्वर भवन के बाजू में पड़ता था, उसे आतिशबाजी के इंतजाम के साथ इरफान, आखरे और वो कारीगर दिखाई दिया जिसने कि विमल की हिदायत और ज़रूरत के मुताबिक आतिशबाजी डिज़ाइन की थी। वैसे ही दूरबीन इरफान के पास थी जिसे वो दांडेकर के फ्लैट की एक खिड़की पर फोकस किए था। वो खिड़की इरफान मालूम कर चुका था कि दांडेकर के बेडरूम की थी और अगर वो फ्लैट में होता तो बेडरूम में उसके कदम पड़ना लाजमी था। आतिशबाजी का प्रोग्राम और विमल का काम तभी शुरू होना था जबकि चौपाटी की तरफ से उसे इरफान का सिग्नल मिलता कि दांडेकर अपने बेडरूम में मौजूद था। वो सिग्नल एक सिंगल हवाई की सूरत में होता जो कि सुलग कर आसमान में बहुत ऊपर तक जाती। वो इमारत अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई थी जबकि चोरी चकारी का मौजूदा दिनों जैसा अंदेशा नहीं होता था, इसलिए उसकी खिड़कियों पर किसी प्रकार की कोई ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई थी और उनका निशाना खिड़की चौथी मंजिल पर होने की वजह से जाहिर था कि फ्लैट के मालिक ने भी ग्रिल को ज़रूरी नहीं समझा था, जो विमल के लिए खास सहूलियत की बात थी। सहूलियत की क्या, इंतहाई ज़रूरी बात थी। दांडेकर के फ्लैट के ऐन ऊपर का फ्लैट खाली पड़ा था। विमल ने उस फ्लैट में दाखिल होने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन वो न सिर्फ मजबूती से बंद था, उसके बंद दरवाजे के करीब भी जाने पर भीतर एक कुत्ता गुर्राने लगता था। ऐन दरवाजे पर पहुंच जाने पर और उसके साथ छेड़खानी करने पर वो जोर जोर से भौंकने लगता था और तभी चुप होता था जबकि आगंतुक दरवाजे पर से टल जाता था। उसका देर तक भौंकना इसलिए खतरनाक था क्योंकि बंद फ्लैट के सामने ही एक और आबाद फ्लैट का दरवाज़ा था जिसमें से कोई ये देखने के लिए ही बाहर निकल आ सकता था कि कुत्ता क्यों मुतवातर भौंक रहा था। विमल को पूरा यकीन था कि आखिर उस फ्लैट के ताले खोल लेने में भी सक्षम था, लेकिन कुत्ते की मौजूदगी की वजह से उसकी खिदमत कारगर साबित नहीं होने वाली थी, इसलिए उसे तलब नहीं किया गया था। बहरहाल विमल को इसमें भी अपनी एडवांटेज ही दिखाई देती थी कि उसकी छत पर की पोजीशन के और दांडेकर के बेडरूम के बीच का फ्लैट खाली था और अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां उपलब्ध सामान में एक नायलॉन की मजबूत रस्सी और एक लोहे की कोई 5.5 फुट लंबी छड़ भी थी, जिसके एक कोने पर विमल ने रस्सी का एक सिरा बांधा। फिर रस्सी के सहारे उसने छड़ को रेलिंग के पार नीचे लटकाया और धीरे धीरे रस्सी को छोड़ना शुरू किया। छड़ दांडेकर के बेडरूम की खिड़की के ऊपर तक एक खास मुकाम पर पहुंच गई तो उसने रस्सी को ढील देना बंद कर दिया और जहां रस्सी रेलिंग को छू रही थी वहां चमकने वाले पेंट से उसने एक चौड़ी पट्टी जैसी लकीर खींची। फिर उसने छड़ वापस खींच ली और नीलम की तरफ घूमकर बोला, तूने देखा मैंने क्या किया? हाँ, नीलम सहज भाव से बोली। देखा? क्या किया? कुएं में बाल्टी लटकाकर पानी खींचने का अभ्यास किया। लानत लानत। तो और क्या किया? तुझे ये दिखाई दिया कि मैंने कैसे रस्सी को टखने से बांधकर वैसे नीचे लटकना है जैसे कि अभी मैंने वो छड़ लटकाई थी। हाय रब्बा, सिर के बल, इतनी ऊंचाई से? हाँ, और तूने रस्सी को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है? हाँ, तूने रस्सी को धीरे धीरे तब तक छोड़ते रहना है जब तक कि वो फ्लोरेसेंट पेंट की सफ़ेद लकीर रेलिंग के ऊपर न पहुंच जाए। कौन से पेंट की? फ्लोरेसेंट पेंट की, अंधेरे में चमकने वाले पेंट की। देख नहीं रही है वो अंधेरे में चमकती लकीर? देख रही हूँ, जरूर घड़ियों के अक्षर और सुइयाँ भी इसी पेंट से चमकाई जाती होंगी। फालतू बातें मत कर। जो हुक्म सरदार जी। मुझे सरदार मत बोल। क्यों? यहाँ कौन सुन रहा है? ठीक है, बोल, जी भर के बोल, बल्कि भजन कीर्तन की तरह बोल। यही काम करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। सॉरी, इसलिए मैं तुझे साथ लाने के खिलाफ था। मेरे साथ होती है तो मस्खरियाँ, सिर्फ मस्खरियाँ सूझती हैं तुझे।
अब सॉरी बोल तो दिया, आई बड़ी अंग्रेज। अब तुम ये मतलब की बातें कर रहे हो? हाँ तो समझ गई तू? हाँ क्या समझ गई? तुम पाँव में रस्सी बांधकर रेलिंग पर से कुएं में बाल्टी की तरह लटकोगे और मैं रस्सी को तब तक धीरे धीरे छोड़ूंगी जब तक कि वो चमकीले पेंट वाली लकीर रेलिंग पर नहीं पहुंच जाएगी। शाबाश। और जब मैं रस्सी को झटका दूंगा तो तू मुझे वापस खींचेगी। वापस खींचूंगी? कर सकेगी ये काम? क्यों नहीं कर सकूंगी? रस्सी के साथ टंगा मेरा वजन संभाल सकेगी? संभाल सकूंगी। रस्सी तेरे हाथ से छूट गई तो जानती है क्या होगा? जानती हूँ, बाल्टी रस्सी समेत कुएं में जा गिरेगी, जो कि तेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं। हाय जी, क्यों नहीं फिक्र की बात? मैं क्या ऐसा होने दूंगी? मैंने तो इस बात का जवाब दिया था कि रस्सी हाथ से छूट गई तो क्या होगा। अब रस्सी सच में ही हाथ से थोड़े ही छूट जाएगी। पक्की बात की नहीं छूटेगी? हाँ पक्की बात। फिर भी छूट गई तो नीचे गिरते वक्त रस्सी के दूसरे सिरे के साथ मुझे भी गिरता पाओगे। क्या मतलब? मैं रस्सी को कमर से बांध लूंगी, तुम गिरे तो मैं भी तुम्हारे साथ गिरूंगी। विमल ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो दृढ़ स्वर में बोली। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। माता भगवती भवानी मुझे ताकत देगी कि मैं अपनी जान की जी जान से रक्षा कर सकूं। अपनी जान की? तुम्हारी जान की। तुम्हारी जान मेरी जान है, 1000 बार बताया। चल चल बांध तेरा बना अब। जो हुक्म प्राणनाथ ऑफ दिस सरदार जी फेम। और अभी क्या बोली तू? माता भगवती भवानी क्या देगी तुझे? ताकती। अरे इडियट, या शक्ति बोल या ताकत बोल। शक्ति। हाँ शक्ति देगी माता तुझे। वैसे मेरा अभी भी यही ख्याल है कि ये काम किसी मर्द के हवाले होना चाहिए था। छोड़ो अपना ख्याल, मैं क्या किसी मर्द से कम हूँ? फुल ऑफ द फुल शक्तिवर हूँ मैं। ताकतवर, ताकतवर बोल। अभी तो बोला कि या शक्ति बोलूं या ताकत बोलूं। मैंने अब शक्ति बोला तो अब तेरे से कौन मगज खपाए। अच्छा अच्छा, ऐसे ही सही। तुम बात का मतलब समझो, शब्दों के पीछे मत पड़ो। मैं कह रही थी कि फुल शक्ति ताकतवर हूँ मैं। बहुत जान है मेरे में। जान बनाने पर जोर दिया, भेजा बनाने पर जोर दिया होता तो पढ़ लिख जाती साली मिडल फेल। पास। तुम हमेशा मेरी शिक्षा को कोसते रहते हो। नहीं जानते हो कि मेरे गांव में लड़कियों के लिए मिडल बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। तो क्या हुआ, आगे भी पढ़ाई करने की कोशिश करती तो? कैसे करती? गांव में मिडल तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए कस्बे के हाई स्कूल में जाना पड़ता था, जो कि गांव से 14 मील दूर था। लड़कियों को कोई नहीं भेजता था रोज इतनी दूर पढ़ाई करने की खातिर। ओह, इसने मेरी पढ़ाई को कम न समझो। आजकल की रुडजानी बीए की पढ़ाई से बढ़िया है मेरी मिडल की पढ़ाई। क्या कहने? सुनो। बोलो। मुझे एक बात सूझी है। तुझे एक बात सूझी है? यानी कि पढ़ाई का जिक्र आते ही अक्ल पर पॉलिश हो गई। सुनो तो। बोलो। क्यों ना रस्सी का दूसरा सिरा हम पीछे इस लोहे के खंबे के साथ बांध दे। खंबे के साथ? कमर से बांधने से तो अच्छा ही होगा। बात तो तू ठीक कह रही है। शुक्र है तुम्हें मेरी कोई बात ठीक लगी। लेकिन रस्सी फिर भी धीरे धीरे ही सरकानी होगी और वापस तुझे ही खींचनी होगी, क्योंकि खंबा रस्सी नहीं खींच सकता। मैं कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। बढ़िया। बल्कि मुझे एक फिक्र है। क्या? ये मोया मर्दाना सूट ना आड़े आ जाए। कभी कोहनी फंसने लगती है तो कभी घुटना तो कभी टाई आड़े आ जाती है तो ये प्रॉब्लम ही। वही तो ऐसा क्यों नहीं करती? कैसा कैसा क्यों नहीं करती? अभी सूट उतार के एक तरफ रख दे, जब काम निपट जाए तो वापस पहन लेना। हाय रब्बा, कैसी बातें करते हो? क्यों, क्या हुआ? यहाँ कौन है देखने वाला? ऊपर से नियॉन साइन ऑफ होते ही यहाँ अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। अरे मैं भी तो यही करूँगा। तुम्हारी और बात है, मेरी क्यों और बात है? अरे तुम मर्द हो, यानी कि मर्द को कोई नंगा देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन औरत को? अरे सरदार जी, अब बंद भी करो ये फिटे मुंह जैसी बातें। ओके। विमल ने अपने तमाम कपड़े तो ना उतारे, अलबत्ता चश्मे को कोट की जेब में रखा और कोट उतार कर एक तरफ डाल दिया। उसने टाई को कमीज के भीतर खोस दिया और अपने दाएं टखने के साथ रस्सी बांधने लगा।
रस्सी बांध चुकने के बाद उसने कई बार कई तरीकों से रस्सी की मजबूती को परखा। मैं सोच रही थी, नीलम धीरे से बोली। क्या? अपने काम में मग्न विमल ने पूछा। क्या कर रहा होगा सरदार सूरज सिंह सोहल इस वक्त? कबड्डी खेल रहा होगा और पड़ोस की लड़की को आंख मार रहा होगा। हाय जी, कैसी बातें करते हो दूध में ये बच्चे की बाबत? मैं कहाँ करता हूँ, तू करती है। अरे, या सो रहा होगा या रो रहा होगा। रो खामखा रहा होगा, सरदार का बच्चा है, रोएगा क्यों भला? भूख लगेगी तो रोएगा ही। सुमन भला क्यों भूखा रहने देगी? ठीक, अब बस कर, कहीं सच में ही भूखा ना हो सूरज। विमल ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई और उसका चेहरा ऊंचा किया। नीलम की आंखें नम थी। बहुत याद आ रही है सूरज की, वो प्यार से बोला। हाँ, नीलम रुधे कंठ से बोली। हौसला रख, बहुत जल्द वो हमारे पास होगा। जल्दी ही कुछ करना सरदार जी, वो कातर भाव से बोली। मैं उसकी बाबत सोचती हूँ तो मेरा दिल हिलता है। सोचना बंद कर, गंजी हो जाएगी। नीलम खामोश रही। विमल कुछ क्षण अपलक उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पहलू में खींच लिया। नीलम ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। विमल हौले हौले उसकी पीठ थपथपाता रहा और फिर खुद भी सूरज के बारे में सोचने लगा। दाता, तेरी कुदरती तू ही जानी और न दूजा जाने। 9:15 बजे के करीब छोटा अंजुम भिंडी बाजार में स्थित उस 5 मंजिला इमारत में मौजूद था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर वो ट्रैवल एजेंसी थी जिसका नंबर उसने विमल को दिया था। इमारत के टॉप फ्लोर पर एक रिहायशी फ्लैट था जो कि उसका स्थायी हेडक्वार्टर था। ट्रैवल एजेंसी के नंबर की वहाँ एक्सटेंशन थी और सीधा फ़ोन कनेक्शन भी वहाँ उपलब्ध था। वो उसकी एक तरह तफरीह का टाइम था, जो कि वो मुंबई में होता था तो ज़रूर करता था। ठीक 11 बजे उसकी नौरोजी रोड पर हाजिरी होती थी, जिसे पिछले रोज़ वो बड़ी मुश्किल से भर सका था, क्योंकि खड़े पैर उसे उस कमबख्त सोहल के चक्कर में धारावी रवाना हो जाना पड़ा था। आज उसे उम्मीद थी कि ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली थी, क्योंकि भाई को फ़ोन लगा चुकने के बाद वो फारिग ही फारिग था। उसने डायरेक्ट लाइन से भाई के मोबाइल पर फ़ोन लगाया। तत्काल उत्तर मिला। आदाब, वो बोला। छोटा अंजुम बोलता है। बोल, जवाब मिला। उसका फ़ोन आया? नहीं। कमाल है, कल उसने वादा किया था कि वो पहली फुर्सत में आपके मोबाइल पर फ़ोन लगाएगा। गोया कल से फुर्सत नहीं हुई उसे। आपका मोबाइल फिर ऑफ तो नहीं हो गया था? पागल हुआ है? खत्म माफ बाप। उसका फ़ोन नंबर पूछा था, बोलता था फ़ोन नहीं है, झोपड़पट्टी में रहता हूँ। बंडल, नंबर बताना नहीं चाहता होगा। ऐसी जान पड़ता है। कैसा निकला आदमी? बहुत कड़क, मगरूर, इतराया हुआ, ऐंठा हुआ था। सोहल ही? अपनी जुबानी तो ना बोला, लेकिन यकीन था सोहल ही। लेकिन एक नंबर का बहरूपिया था। मेरे आदमियों को कोई और सूरत बना के मिला। चंद मिनटों बाद ही मुझे मिला तो कोई और सूरत बनाए था। अगली बार मिलेगा तो यकीनन कोई तीसरी ही शक्ल होगी उसकी। इन्हीं करतबों से तो आज तक छुट्टा घूम रहा है। तब पता नहीं मैं उसे पहचान भी पाऊंगा या नहीं। मिलेगा तो खुद अपने आप को पहचानवाएगा। बहरहाल कहता क्या है? भाई, जो वो कहता है वो जुबान पर नहीं आ रहा। उसे हमारी दोस्ती कबूल नहीं। यही बात है, उसे कंपनी की बादशाहत भी कबूल नहीं। उस बाबत ऐसे कुत्ते की माफिक बोला जो न खुद खाएगा न किसी को खाने देगा। बाप बहुत कड़क बोलता था कंपनी का निजाम हथियाने की कोशिश में जो सिर उठेगा लुढ़का पड़ा होगा। लिहाजा कंपनी के खाली तख्त पर न वो खुद बैठेगा न किसी को बैठने देगा। ऐसी ही बोला वो। अगर भाई ही तख्त पर बैठने की कोशिश करेगा तो अब क्या बोलूं? तो उसका सिर भी लुढ़का पड़ा होगा। ठीक ऐसी ही है। अब जब इतनी मजबूती से उसने अपने ख्यालात जाहिर कर दिए हैं तो उससे फ़ोन पर बात का क्या फ़ायदा होगा? मुलाकात का क्या फ़ायदा होगा? मैं सोचा शायद कोई फ़ायदा हो। कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको खल्लास करने का ही कोई इंतज़ाम करना होगा। मैं बोला ऐसा, पर वो सुन के
कान से मक्खी उड़ाया। भाई आपको क्या, वो तो बिग बॉस फिगुएरा को भी हुल देता है। बिग बॉस के हवाले का खौफ खाने की जगह मेरे से पूछ रहा था कि ये फिगुएरा साहब कहाँ पाया जाता है। वल्ला ये नहीं पूछा कि भाई कहाँ पाया जाता है। वो भी पूछा। यानी कि पहले वो ही हमें खल्लास कर देगा। अब क्या बोलूं? बोल नहीं, सुन, तेरे से उसकी मुलाकात हुई तो ये तो गारंटी हो गई कि वो मुंबई में है। अब कैसे भी उसे तलाश कर और उसकी मुंडी काट के उसके हाथ में दे। भाई मुंडी काटना कौन बड़ी बात है, लेकिन तलाश कैसे करूं? जो काम कंपनी और उसके पूरे लाभ लश्कर से न हुआ वो मुझ अकेले से कैसे होगा? तू अकेला नहीं है बाप, जो चंद आदमी यहाँ मेरे हवाले हैं वो। अहमक सुनता नहीं? खत्म आप बाप। बोला बोल नहीं, सुन रहा हूँ। जब तक दांडेकर उधर है तू अकेला नहीं है। दांडेकर पर हमारे बहुत एहसान है। हमारी मदद और शय न होती तो उस मुकाम पर वो कभी ना पहुंच पाया होता जिस पर कि वो आज है। ऊपर से वो गजरे की जगह लेने के ख्वाब देखता है, तो उसके पास पहुंच और उसको बोल कि भाई उसका ये ख्वाब भी पूरा करके दिखा सकता है, अगरचे कि वो सोहल को खुद खल्लास करके दिखाए या उसे खल्लास करने में तेरा साथ दे। समझ गया मैं क्या बोला? समझ गया। अगर उसका अता पता मिल जाए और वो काबू में आ जाए तो क्या सीधे ही नहीं, एक बार उससे बात करने का तमन्नाई मैं फिर भी हूँ। भले ही अपना कड़क और गुमान भरा जवाब वो हमें दे चुका है। वो दांडेकर से कहीं बेहतर आदमी है। शायद मैं उसकी जिद तोड़ सकूं और कंपनी की गद्दी पर बैठने के लिए उसे मना सकूं। मैं समझ गया। मैं कल ही दांडेकर से, कल नहीं आज ही, अभी हो गया काम। उसे पहले ही अपनी उस रोज की तफरी खटाई में पड़ती दिखाई देने लगी। ठीक है, वो मरे स्वर में बोला। अभी उसके घर का पता याद है या भूल गया? याद है। अभी उधर पहुंच। इस वक्त वो घर पर होगा। न हो तो उसका उधर इंतजार करना। जो मैं बोला उसके लिए वो राजी से हामी भरे तो ठीक, वरना मेरे से बात कराना। ठीक। संबंध विच्छेद हो गया। आसमान में एकाएक हवाई उड़ी, जो कि उनके मौजूदा मूड में गनीमत थी कि उन्हें दिखाई दी। हवाई, नीलम व्यग्र भाव से बोली। मैंने देखी। विमल उसे अपने से अलग करता हुआ बोला। तैयार हो जा। नीलम ने मजबूती से रस्सी थाम ली। विमल फ्यूज बॉक्स के पास पहुंचा। उसने उसमें से पहले से नोट किया हुआ कटआउट निकाला तो नियॉन साइन ऑफ हो गया और छत पर अंधेरा छा गया। वो रेलिंग पर वापस लौटा और फुर्ती से उस पर चढ़कर उसके पार लटक गया। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, तू मेरा राखा सब नी थाई। शुरू, वो फुसफुसाया। नीलम धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगी। औंधे मुंह विमल दीवार के साथ साथ नीचे सरकने लगा। नीचे मरीन ड्राइव ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट से रोशन थी, लेकिन वो रोशनियां चौथी मंजिल तक नहीं पहुंच रही थी। एकाएक रस्सी सरकनी बंद हुई। तब विमल ने अपना माथा उस खिड़की की, जो कि उसका लक्ष्य थी, चौखट के ऊपरी भाग से लगा पाया। चौखट के ऊपर शीशे के पल्ले वाला रोशनदान था, जिसके रास्ते वो भीतर बेडरूम में झांक सकता था। सावधानी से उसने भीतर निगाह फिराई। भीतर बेडरूम में दांडेकर मौजूद था और साफ साफ नशे में मालूम होता था। उसका कोट तिरस्कृत सा पलंग पर पड़ा था। कमीज का गिरहबान खुला था और टाई ढीली होकर खुले कॉलर से नीचे लटक रही थी। उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद थी। विमल को देखते देखते जिसको उसने अपनी बाहों में ले लिया और उसका चुंबन लेने की कोशिश करने लगा। छोड़ो, लड़की उसकी पकड़ में छटपटाई। छोड़ो, पागल हुई है? दांडेकर बोला। छोड़ने के लिए लाया हूँ? अरे मैं कुछ और कह रही हूँ। क्या? लिपस्टिक तुम्हें लग जाएगी, तुम्हारे कपड़ों को लग जाएगी, मेरी साड़ी फट जाएगी। तो 1 मिनट छोड़ो, मैं सब ठीक करती हूँ। ले, तू भी क्या याद करेगी? मुंह धो के आती हूँ। बाथरूम किधर है? वो सामने वार्डरोब के पहलू वाला दरवाजा बाथरूम का है। सहमति में सिर हिलाती लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ी। साड़ी भी उतार के आना, पीछे से दांडेकर बोला, वरना फट जाएगी। हौसला रखो, सब कुछ होगा। तभी बाहर आतिशबाजी फूटने लगी।
आतिशबाजी के बम इतनी तीखी आवाज करने वाले थे कि लगता था जैसे बाहर सड़क पर ही फूट रहे हों, और उसका डिस्प्ले इतना लुभावना था कि माहौल में बेतहाशा रौनक पैदा कर रहा था। जैसा कि दांडेकर से अपेक्षित था, वो तुरंत खिड़की पर पहुंचा। उसने उसके पल्ले दाएं बाएं खोले और बाहर झांका। आसमान पर इंद्रधनुषी रंगों के सितारे फूट रहे थे और पटाखों का घन गर्जन हो रहा था। दांडेकर ने खिड़की से बाहर सिर निकाला और गर्दन आगे बढ़ाकर इमारत की उस बाजू में झांका जिधर की आतिशबाजी हो रही थी। विमल ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसका सिर थाम लिया। फिर उसने पूरी शक्ति से उसके शरीर को बाहर को झटका दिया। दांडेकर का शरीर खिड़की की चौखट पर से बाहर उलट गया। उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली, जो कि पटाखों की आवाज से भी ऊंची विमल के कानों में गूंजी। फ्लैट के भीतर कहीं से धम धम पड़ते कदमों की आवाज आने लगी। विमल ने रस्सी को झटका दिया। रस्सी तत्काल खिंचने लगी। विमल का रस्सी के साथ उल्टा लटका शरीर धीरे धीरे वापस ऊपर सरकने लगी। दांडेकर के दोनों बॉडीगार्ड खिड़की पर पहुंचे और उसमें से लगभग बाहर लटक कर नीचे और दाएं बाएं झांकने लगे। तब तक आतिशबाजी के पटाखे शांत होने लगे थे और लाल नीले पीले सितारे भी ठंडे पड़ने लगे थे। नीचे सड़क पर एक जगह भीड़ इकट्ठी हो रही थी। क्या हुआ? तभी उसके कानों में लड़की की मध्यम सी आवाज पड़ी। साहब, एक बोला। नीचे गिर गया। लड़की के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। दोनों बॉडीगार्ड खिड़की पर से हटकर वापस दौड़ चले। 1 मिनट में विमल निर्विघ्न वापस छत पर पहुंच गया। फुर्ती से उसने अपने टखने पर से रस्सी का एक सिरा और पीछे खंबे पर से दूसरा सिरा खोला और रस्सी को ले जाकर पिछवाड़े की अंधेरी गली में फेंक दिया। विमल के इशारे पर नीलम ने रस्सी के पीछे पीछे ही फ्लोरेसेंट पेंट की ट्यूब और दूरबीन फेंक दी। विमल ने अपनी टाई और सिर के बाल व्यवस्थित किए और कोट पहना। फिर दोनों ही अपनी उखड़ी सांसों को काबू में करते हुए नीचे को लपके। सीढ़ियां तय करके वो 6ठी मंजिल पर लिफ्ट के दहाने पर पहुंचे। विमल ने लिफ्ट का कॉल बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। लिफ्ट वहां पहुंची तो दोनों उसमें सवार हो गए। विमल ने पहली मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे सरकने लगी। तो क्या हुआ? तब कहीं जाके नीलम ने सवाल किया। जवाब देने से पहले विमल ने अपनी जेब से नकली फ्रेंच कट दाढ़ी निकाली और लिफ्ट में लगे शीशे में देखकर उसे अपनी ठोड़ी पर चिपकाया। उनके नीचे पहुंचने तक वहां भारी भीड़ जमा हो गई हो सकती थी। तब सूरज छुपाने के लिए वो दाढ़ी का एक्स्ट्रा कवर काम आता। फिर नीलम के सवाल के जवाब में उसने अपने दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर उठाया। इसका क्या मतलब हुआ? नीलम बोली। कर दी ना मिडल फेल वाली बात, पास वाली बात। मतलब बोलो। मतलब है फतेह। ओह! लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी। विमल को उसके हर फ्लोर पर रुकने का अंदेशा था, लेकिन गनीमत थी कि ऐसा नहीं हुआ था। वे लिफ्ट से बाहर निकले। बाकी का रास्ता सीढ़ियों से तय करके ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और इमारत से बाहर निकले। बाहर कोहराम मचा हुआ था। सड़क पर दांडेकर की खून से सराबोर लाश पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा थी, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। आतिशबाजी तब तक शांत हो चुकी थी। विमल और नीलम खामोशी से भीड़ से परे पैदल एक तरफ पड़े। निर्विघ्न निर्विरोध वे ईश्वर भवन से काफी दूर निकल आए। एकाएक विमल ठिठक गया। क्या हुआ? नीलम बोली। यहीं रुकते हैं, विमल बोला। आखिरी टैक्सी लेकर इधर ही आएगा, खामखा चलते रहने का। तभी एक फायर हुआ। छोटा अंजुम की कार मैरीन ड्राइव पर जिस घड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, तब आतिशबाजी के आखिरी शरारे बस दम तोड़ ही रहे थे। कार हैदर चला रहा था। हैदर ने कार ईश्वर भवन से थोड़ा परे ही रोक दी। क्या हुआ? छोटा अंजुम बोला। आगे भीड़ जमा है, हैदर बोला। वजह? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जान पड़ता है। कई लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मैं यहीं उतरता हूँ। हैदर ने सहमति में सिर हिलाया। कार से उतरकर छोटा अंजुम भीड़ के दायरे के करीब पहुंचा। क्या हुआ? उसने एक जने से पूछा। कोई ऊपर से गिरा, जवाब मिला। ऐन पके आम का माफिक सिर के बल, खोपड़ी खुल गई, मरा पड़ा है। कैसे गिरा? मालूम नहीं। है कौन? कैसे मालूम होएगा? होगा कोई। छोटा अंजुम ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए सोचा। वो वहां से हट नहीं लगा था कि उसे एहसास हुआ
कि वो हादसा एन ईश्वर भवन के सामने हुआ था, जिसकी चौथी मंजिल पर महेश दांडेकर का फ्लैट था। उसने ऊपर सिर उठाया तो उसे फ्लैट की एक खिड़की खुली दिखाई दी। तत्काल उसके मन को एक ऐसी आशंका सताने लगी जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। ऊपर पहुंचता हूँ, उसने मन ही मन सोचा, पता चल जाएगा। लेकिन उसके कदम इमारत के भीतर की ओर न बढ़ पाए। वो घूमा और जबरन रास्ता बनाता भीड़ के दायरे में घुस गया। सड़क पर मरे पड़े दांडेकर से भी पहले उसका एक बॉडीगार्ड उसे दिखाई दिया, जिसे कि वो पहचानता था। राणे? छोटा अंजुम उसके करीब पहुंचकर बोला। राणे नाम के बॉडीगार्ड ने अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई, उसे पहचाना और फिर एक कांपती उंगली नीचे सड़क की तरफ उठा दी। तब पहली बार छोटा अंजुम ने दांडेकर की छिन्न भिन्न लाश पर निगाह डाली। ओह ओह, छोटा अंजुम के मुंह से निकला। कैसे हुआ? बस हो गया, शौक से थर्राए राणे ने अनिश्चित सा जवाब दिया। लेकिन कैसे? जरा इधर आ। उसकी बाह पकड़कर छोटा अंजुम जबरन उसे भीड़ से जरा परे लाया। तेरा जोड़ीदार कहाँ गया? तब वो बोला, रावले, जो भी नाम है उसका, कहाँ गया? पुलिस को फोन करने गया है। ओह, पुलिस को फोन करने गया है? यानी कि किसी ने ऊपर से धक्का दिया दांडेकर साहब को? नहीं, तो फिर पुलिस को फोन किस लिए? कई शाना लोग बाग बोला कि ऐसे मामलों की पुलिस को खबर करना जरूरी होता है। किसी ने धक्का नहीं दिया तो कैसे हो गया ये हादसा? बस हो गया। अरे कैसे कैसे? साहब नशे में था, खिड़की से बाहर झांका होएगा, पांव उखड़ गए होएगा। कहाँ से? कहाँ की खिड़की से? वो ऊपर साहब के बेडरूम की खिड़की से। तू बेडरूम में साहब के पास था जब? नको, मैं तो रावले के साथ बाहर ड्राइंग रूम में बैठेला था। यानी कि साहब बेडरूम में अकेले थे, इसलिए कह रहा है कि किसी ने धक्का नहीं दिया हो सकता। अकेला नहीं था साहब, वो बाई थी ना उधर उसके साथ। बाई? कौन बाई? साहब की फ्रेंड। अब कहाँ है वो? चली गई। ये वारदात होते ही चली गई। बोली पुलिस का पंगा नहीं मांगता था, जरूर कोई कॉल वाली बाई थी। कॉल कर? वही। क्या पता उसी ने साहब को धक्का दिया हो। नक्को? क्यों नक्को? इतना दावे के साथ कैसे बोलता है नक्को? बाप, ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच का दरवाजा खुला था। खुले दरवाजे में से बेडरूम में गुसल का दरवाजा दिखाई देता था। वो बाई तब गुसल में थी जबकि साहब नीचे गिरा था और उसकी चीख सुनाई देला था। बाई भी चीख सुन के ही हमारे सामने गुसल से बाहर आईला था। बाई, मैं और रावले एक साथ खिड़की पर पहुंचे थे, जिससे कि साहब इधर नीचे। वो खामोश हो गया। साहब का प्रोग्राम उस बाई के साथ मस्ती मारने का था। और क्या होएगा प्रोग्राम? दरवाजा खुला छोड़कर? ऐसा कैसे होएगा? तू खुद बोला कि बेडरूम का दरवाजा खुला था, जिसमें से कि तूने बाई को बाथरूम में जाते देखा था, तब खुला था। वो क्या है कि साहब अभी ऊपर पहुंचा ही था, बाद में बंद करता ना। ओह, ना भी करता तो क्या वांदा था? हमेरे होते कौन आ सकता था उधर? ये गारंटी है कि साहब या बाई के अलावा कोई तीसरा शख्स उस बेडरूम में या फ्लैट में नहीं था। हाँ बाप, फिर तो हादसा ही हुआ। आज साहब जास्ती पियला था और अभी और बाई के साथ भी पीना मांगता था। नशे में हिल गया, लापरवाह हो गया, खिड़की से बाहर जास्ती झुक गया, वो आतिशबाजी देखने के वास्ते। कैसे मालूम? हर कोई देख रहेला था। हम भी ड्राइंग रूम में से देखा, वो भी देखता होएगा। आतिशबाजी किधर हो रही थी? चौपाटी पर, एक बाजू में। यकायक शुरू हुई। पटाखे, बम, चकाचौंध, बढ़िया नज़ारा था। कौन देखे बिना रह सकता था? जरूर साहब भी नहीं रह सका होगा। खिड़की पर जाके बाहर जास्ती झुक गया तो नीचे फिनिश हो क्यों रही थी आतिशबाजी? कैसे मालूम होएगा बाप? वो तो यकायक शुरू हुई, यकायक खत्म हो गई। तभी दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड का सायरन गूंजा। तत्काल छोटा अंजुम उसके पास से हट गया। बहुत उम्दा मौका ढूंढा था मरने वाले ने लापरवाह होकर जान देने के लिए। अब उसने वो खबर भाई को सुनाने की बदमजा जिम्मेदारी निभानी थी, इस अंदेशे के साथ कि भाई खड़े पैर कोई नया हुक्म न दंदना दे। उस अंदेशे से ही उसे अपनी तफरीह की संभावनाएं धूमिल होती लगने लगी। गोली विमल के पीछे कहीं पार्किंग में खड़े किसी वाहन के शीशे से टकराई।
विमल ने नीलम को जोर से एक तरफ धक्का दिया और स्वयं एक कार की ओट में हो गया। बिजली की फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली। एक फायर और हुआ। गोली उनके सिर के ऊपर से गुजरी। उसे एहसास हुआ कि फायर सड़क पर मौजूद एक टैक्सी में से किए जा रहे थे। उसने कार के हुड पर हाथ टिकाकर टैक्सी की तरफ एक फायर झोंका। तत्काल फायर का जवाब फायर से मिला। तभी वातावरण में फ्लाइंग स्क्वाड की सायरन की आवाज गूंजी। तत्काल फायरिंग बंद हुई और सड़क पर तब तक रेंगती सी टैक्सी एकाएक तोप से छूटे गोले की तरह वहां से भागी। विमल सीधा हुआ। फ्लाइंग स्क्वाड की एक गाड़ी टैक्सी की जगह आकर रुकी और तत्काल कई पुलिसिये उसमें से बाहर बिखर पड़े। विमल ने व्याकुल भाव से अपने दाएं बाएं देखा तो उसे करीब ही एक कूड़े का ड्रम दिखाई दिया। तत्काल उसने हाथ में थमी रिवॉल्वर ड्रम में डाल दी। सबसे पहले एक सब इंस्पेक्टर उसके करीब पहुंचा। उसके पीछे पीछे 2 हवलदार भी डंडा हिलाते दौड़े चले आए। 2 और पुलिसिये थोड़ा परे ही रुक गए और सतर्क निगाहों से दाएं बाएं देखने लगे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी। उसकी तीखी निगाह दाएं बाएं फिरी। एक क्षण को कार के टूटे शीशे पर अटकी, वहां से हटकर विमल और नीलम के चेहरों पर फिरी और फिर विमल के चेहरे पर आकर टिक गई। क्या हुआ? वो बोला। कोई मवाली थे टैक्सी में। विमल जानबूझकर जोर जोर से हाँफता हुआ बोला। शायद हमें लूटना चाहते थे। हो सकता है, सब इंस्पेक्टर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। आजकल ऐसी राहजनी की वारदात इधर बहुत होने लगी है। यहीं के हैं आप लोग? नहीं, दिल्ली से हैं। नाम बोलिए। मेरा नाम अरविंद कौल है। ये मेरा छोटा भाई सूरज कौल है। शिनाख्त का कोई जरिया है आप लोगों के पास? मेरे पास है, ड्राइविंग लाइसेंस। दिखाइए। विमल ने ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। लाइसेंस लेकर सब इंस्पेक्टर ने गौर से उसका मुआयना किया और फिर बोला, दाढ़ी रख ली? भाई ने रखी तो मेरा भी दिल कराया। विमल खिसियाया सा बोला। इसे अच्छी लगती थी, सोचा मुझे भी अच्छी लगेगी। अच्छी ही लगती है, मैचिंग भी। कोई मेल से देखे तो कह दे कि सगे भाई हैं। विमल हंसा। आप में से किसी के पास कोई हथियार है? हथियार का हमारे पास क्या काम? हमें लगा था जैसे गोलियां दोनों तरफ से चली थी। तौबा जनाब, हमारे जैसे मामूली टूरिस्ट लोगों के पास गन का क्या काम? तलाशी लेनी होगी। कोई ऐतराज? कतई नहीं। विमल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने नीलम को कोहनी मारी, जिसने बहुत हिचकते हुए हाथ ऊपर उठाए। फिर ज़रूरत नहीं, हाथ नीचे गिरा लीजिए। शुक्रिया। मुंबई में कहाँ ठहरे हुए हैं? होटल में, मराठा नाम है, कोलीवाड़ी में। मुंबई आते जाते रहते हैं? जी हाँ, अक्सर। हमेशा मराठा में ही ठहरते हैं। मराठा के मालिक सलाउद्दीन साहब बड़े मेहरबान हैं, हमें 20% डिस्काउंट देते हैं। रेगुलर कस्टमर होने की वजह से? जी हाँ। आप इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? जी नहीं, जान बच गई, माल बच गया। अब रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या हासिल होगा? ऊपर से कल हम वापस जा रहे हैं। ठीक है फिर। जनाब, आप कैसे एन मौके पर इधर पहुंच गए? आपकी वजह से नहीं पहुंचे थे। करीब ही एक वारदात हो गई है। कोई कई मंजिल ऊपर से गिरकर जान से हाथ धो बैठा है। उधर पहुंच रहे थे कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर रुक गए। आपका यूं रुकना हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ, वरना हम तो लुट गए थे आज। अब आइंदा सावधान रहिएगा। ये भी कोई कहने की बात है जनाब। अब कहाँ जाएंगे? वापस होटल ही जाएंगे। टैक्सी हम बुलवा देते हैं। वाह साहब, नेकी और पूछ-पूछ। सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को इशारा किया। तत्काल उसने अपने पुलिसिय रौब से एक राह चलती टैक्सी रुकवाई। थैंक यू सर। विमल नीलम के साथ टैक्सी की ओर बढ़ता हुआ बोला। एक बात और, सब इंस्पेक्टर बोला। फरमाइए। विमल सशंक भाव से बोला। आपके भाई गूंगे हैं? जी, जब से हम आए हैं एक अक्षर भी तो इनकी जुबान से नहीं निकला है। ये सकते की हालत में हैं। पहली गोली चली थी तभी ऐसा लगा था जैसे लकवा मार गया हो। गनीमत है कि शौक ने बोलती ही बंद की, जान न ले ली। ठीक हो जाएंगे, जाइए, टैक्सी इंतजार कर रही है। चेहरे पर कृतज्ञता के भाव लिए दोनों टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी तत्काल आगे बढ़ गई। पुलिसी ने मराठा की बाबत उसे पहले ही बोल दिया जान पड़ता था। पीछे पुलिस की गाड़ी भी अपने स्थान से हिली और फिर उधर बढ़ी जिधर दांडेकर की लाश के गिर्द भीड़ जमा थी।
टैक्सी अभी आधा मील ही आगे बढ़ पाई थी कि विमल ने उसे रुकवाया, मीटर देखकर भाड़ा चुकाया और नीलम के साथ बाहर निकल आया। टैक्सी वाले ने कोई सवाल न किया, शायद इसलिए क्योंकि उसे पुलिस ने रोका था। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ गई। क्या हुआ? नीलम बोली। रिवॉल्वर हुई, विमल बोला, जो पीछे कूड़े के ड्रम में रह गई। ओह! दोनों पैदल वापस चलने लगे। क्या सच में ही? नीलम बोली। हमें लूटने की कोशिश की गई थी? पागल हुई है? लूटा क्या फासले से जाता है? लूटने के लिए करीब आकर सिर पर सवार होना पड़ता है, तो फासले से क्या होता है? कत्ल। हाय रब्बा, किसी ने हमें मार डालने की कोशिश की थी? बिला शक। किसने? मैं खुद हैरान हूँ। वैसे तो मुंबई में दुश्मनों का घाटा नहीं, लेकिन ऐसा दुश्मन कौन था जो हमें हमारे मौजूदा बहरूप में भी पहचानता था और ये भी जानता था कि हम कब कहाँ होंगे। जरूर पीछे लगा होगा कोई खस्मा खाना, ऐसा ही जान पड़ता है। लेकिन कौन? मालूम करेंगे और आइंदा बहुत बहुत सावधानी भी बरतेंगे। तभी आखिरी की टैक्सी उनके करीब आकर रुकी। आधी रात होने को थी, जबकि पुलिस की एक गाड़ी, जो कि जेल वैन कहलाती थी, जीटी रोड पर दौड़ी जा रही थी। गाड़ी गहरे नीले रंग की थी, जिसके दोनों पहलुओं पर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी पर पंजाब पुलिस अमृतसर लिखा था। गाड़ी ने दिल्ली से अपना सफ़र शुरू किया था। उसकी मंजिल अमृतसर थी और अभी उसने पानीपत पार किया था। गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड्स के केबिन के बीच में एक लॉकअप जैसा चैम्बर था, जिसके भीतर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा मायाराम बावा बंद था। चैम्बर में रेलवे के स्लीपर कंपार्टमेंट की तरह दाएं बाएं लोहे की जंजीरों के सहारे लटके 2 फट्टे लगे हुए थे, जिनको बावक्ते ज़रूरत फोल्ड करके चैम्बर की बॉडी के साथ भी लगाया जा सकता था। उनमें से एक पर सोता जागता ऊँगता मायाराम पड़ा था। उसकी बैसाखियाँ उसी सीट के नीचे फर्श पर पड़ी थी और उसे अपना भविष्य जेल वैन के बंद चैम्बर जैसा ही अंधकार में लग रहा था। मौत सामने खड़ी पाकर अब एक ही ख्याल बार बार उसके जहन में उभर रहा था। काश उसने सोहल से पंगा न लिया होता। काश उसे इस खुशफहमी ने न सताया होता कि वो पिद्दी जैसा अपाहिज आदमी सिर्फ इसलिए सोहल को चित कर सकता था क्योंकि उसकी बीवी उसके कब्जे में थी। कैसा उल्लू बनाया था सोहल ने उसे। कैसे एकाएक बाजी उसके खिलाफ पलट दी थी कमीने ने। कैसा रसूख, कैसा रुतबा बना लिया था कमबख्त ने कि कोई उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुआ था। जिसे वो तुरुप का पत्ता समझा था कि वो सोहल को पहचानता था और उसकी हर पोल से वाकिफ था। उसे तो उसने यूं पीट दिया था जैसे कि वो सब उसके लिए हंसी खेल था। कहाँ वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी वजह से सोहल को गिरफ्तार कर पाने की खुशी में पुलिस वाले उसे सिर माथे बिठाएंगे और खुद ही उसको वादा माँ गवाह बनाने की कोई सूरत निकालेंगे। और कहाँ, अब सोहल तो छुट्टा घूम रहा था और वो एक चूहे की तरह उस पिंजरे में बंद करके पंजाब ले जाया जा रहा था, जहाँ की उसे मौत की सजा होना महज वक्त की बात थी। टूटा हुआ, हारा हुआ और हताश वो पहले ही न मर गया तो फांसी के फंदे पर उसका झूलना निश्चित था। मनी मन सोहल और अपनी तकदीर को हजार हजार गालियां देता, बेचैनी से करवटें बदलता, हथकड़ियों और बेड़ियों की तकलीफ झेलता, किसी करिश्मा साज तरीके से रिहाई के सपने देखता। वो हिचकोले लेती गाड़ी की हिचकोले लेती सीट पर पड़ा था। लॉकअप का दरवाजा गार्ड्स की तरफ था, जो कि बाहर से मजबूती से बंद था और उस पर एक बड़ा मजबूत ताला जड़ा हुआ था। बंद दरवाजे के बाहर एक नौजवान सिख सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही आमने सामने बैठे ऊँग रहे थे। सब इंस्पेक्टर की वर्दी की बेल्ट में लगे होल्स्टर में उसकी सर्विस रिवॉल्वर खुसी हुई थी, जबकि सिपाही के पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। अलबत्ता आगे ड्राइवर के साथ बैठे हवलदार के पास एक राइफल थी। लॉकअप के बंद दरवाजे में एक छोटा सा जालीदार झरोखा था, बिना दरवाजा खोले, जिसमें से भीतर झांककर कैदी का मुआयना किया जा सकता था। लेकिन तब तक एक बार भी भीतर बंद लंगड़े, बूढ़े, कमजोर और हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े कैदी का मुआयना जरूरी नहीं समझा गया था, क्योंकि उस चैम्बर से बाहर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आगे पुलिस का जो सिपाही ड्राइवर की ड्यूटी भुगता रहा था, वो एक हट्टा कट्टा अधेड़ सिख था, जो कि नाइट ड्राइविंग में एक्सपर्ट था।
वैसे भी जीटी रोड 24 घंटे रवा रहने वाली सड़क थी। राजपुरे रुकांगे? ड्राइवर बिना सड़क पर से निगाह हटाए सहज भाव से बोला। ओंगते से हवलदार ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, आहो, कम से कम 1 घंटा रेस्ट मार के आगे बढ़ेंगे। वधिया। तभी एकाएक ड्राइवर को सामने सड़क पर ऐन उस जेल वैन जैसी एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसके पहलू में खड़े 2 उन्हीं जैसे वर्दियां पहने पुलिस वाले हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने हवलदार को कोहनी मारी और सामने इशारा किया। साथ ही उसने गाड़ी की रफ्तार घटाई। महकमे के आदमी हैं, हवलदार बोला। किसी मुश्किल में पड़े जान पड़ते हैं, रोक। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर सड़क पर खड़ी गाड़ी से थोड़ा आगे ले जाकर अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने से पहले ही उसको दिखाई दे गया था कि वो भी पंजाब पुलिस की, लेकिन फिरोजपुर डिवीजन की गाड़ी थी। गाड़ी के पहलू में उन्हीं की टीम जैसा एक अधेड़ इंस्पेक्टर और एक युवा एएसआई खड़े थे और दोनों उन्हीं की तरह हथियारबंद थे। की होया चानन सिंघा? गाड़ी रुकी तो पीछे बैठा सब इंस्पेक्टर उच्च स्वर में बोला। आप पे देखो मालको। ड्राइवर ने भी वैसे ही उच्च स्वर में जवाब दिया। अपने महकमे दे बंदे हन। सब इंस्पेक्टर ने अपने केबिन का बाहर की ओर दरवाजा खोला तो सड़क पर खड़ा इंस्पेक्टर और एएसआई लपक कर उसके करीब पहुंचे। सब इंस्पेक्टर ने बाहर कदम रखा। सामने अपने ही महकमे के अपने से सीनियर पुलिस अधिकारी को खड़ा पाकर उसका हाथ अपने आप ही आधे अभिवादन और आधे सैल्यूट की सूरत में उठ गया। उसके साथ के सिपाही ने भी बाहर निकलकर इंस्पेक्टर को सैल्यूट मारा। क्या हुआ सर? सब इंस्पेक्टर बोला। गड्डी बिगड़ गई है, इंस्पेक्टर परेशान हाल स्वर में बोला। वड्डा नुक्स जान पड़ता है, ड्राइवर के बस का नहीं। तुसी लोग कहाँ जा रहे हो? अम्बरसर। तुम्हारी लॉकअप में एक कैदी है? हाँ। कितने? 1। फिर तो तुसी लोग हमारी मदद कर सकते हो। कैसी मदद? हमारे पास एक कैदी है जिसे हम रोहतक से ला रहे हैं। सुबह उसका अम्बरसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना निहायत ज़रूरी है। तुसी लोग अम्बरसर जा रहे हो, तुम्हारी वैन में जगह भी है। अगर तुसी लोग हमारे कैदी को भी अपनी वैन में लाद लो और उसे अम्बरसर पहुंचा दो तो हमारा संकट हरण हो जाए। और आप लोग क्या करोगे? सवाल से लगता है कि साडे वास्ते वैन में जगह नहीं है। सिख सब इंस्पेक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। लेकिन कैदी के लिए है? आहो, साडी खैर है काका, हम बस पकड़ लेंगे, लेकिन कैदी बस विच नहीं ले जाया जा सकता। क्यों? उग्रवादी है, खतरनाक, इसलिए चुपचाप अम्बरसर ले जाया जा रहा है। बस में तो ढोल पिट जाएगा। ओह, साडा ड्राइवर लिफ्ट लेकर आगे गया है। सुना है अग्गे किसी ऑल नाइट पेट्रोल पंप पर रात को भी मिस्त्री मिलता है, लेकिन वड्डा फॉल्ट है। गियर बॉक्स टूट गया लगता है, जल्दी ठीक नहीं होने वाला। बिगड़ी वैन के साथ अगर हम इतने ही फंसे रहे तो टेम पर अम्बरसर पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। इस वास्ते कृपा करो ते साडा कैदी अपने नाल ले जाओ। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी पुत्रा। फिर वो उच्च स्वर में बोला। चलो ही जगन्नाथा, बाहर कर माइये मेनू। चंगा जी, दूसरी तरफ से आवाज आई। तब तक मायाराम वाली वैन के ड्राइवर और हवलदार भी सड़क पर आ गए थे। बिगड़ी वैन का पिछला दरवाजा खुला और हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े एक हट्टे कट्टे 6 फुटे नौजवान ने बाहर कदम रखा। वो काले रंग का एक बहुत खुला सलवार सूट पहने था, जिसकी कमीज उसके घुटनों से भी नीचे तक पहुंच रही थी। बेड़ियों की वजह से उसे अपनी टांगे फैलाकर चलना पड़ रहा था। उसके सिर के बाल घने थे और रूखे होने की वजह से सिर के चारों तरफ यूं छितरे हुए थे कि उसकी शक्ल बहुत विकराल लग रही थी। वैसे भी वो निहायत खूंखार शख्स जान पड़ता था। जगन्नाथ के नाम वाला हवलदार अपनी राइफल की बट से उस कैदी की पीठ को टहोकता हुआ उसे दूसरी वैन तक लाया। तब सबसे पहले बिगड़ी वैन के इंस्पेक्टर ने उसकी हथकड़ियां बेड़ियां चेक करना शुरू किया। अबे कमबख्तो, कैदी आगने नेत्रों से पुलिसियों को घूरता हुआ भड़क कर बोला। कितनी बार चेक करोगे अपने लोहे के जेवर? जितनी बार साडा जी चाहेगा, इंस्पेक्टर कड़क कर बोला। तुम्हारे जी की बहन की? कैदी के मुंह से गाली निकलते ही इंस्पेक्टर ने एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ कैदी के चेहरे पर रसीद किया कि सिख सब इंस्पेक्टर और उसका सिपाही हड़बड़ा कर एक कदम पीछे हट गए। कुत्ती दा पुत्ता ना होवे ते,
इंस्पेक्टर नफरत भरे स्वर में बोला, गाल करता है, हलक से जुबान खींच लूंगा। प्राण खींच ले कमीने, पूर्वता भड़के स्वर में कैदी बोला। आगे पहुंचकर भी तो यही होगा। अच्छा है, अभी किस्सा खत्म कर। चुप करता है या दूं एक लपड़ खींच के। कैदी खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने पूरी दक्षता से हथकड़ियों बेड़ियों की बाबत अपनी तसल्ली की और पीछे हटकर सब इंस्पेक्टर से बोला, खुद भी चेक करो। सर, आपने देख लिया, सब इंस्पेक्टर बोला। काफ़ी है। नहीं काफ़ी, ड्यूटी ड्यूटी की तरह होनी चाहिए बेटा। सॉरी सर। सब इंस्पेक्टर ने भी आगे बढ़कर कैदी के लोहे के जेवर खनखनाए और फिर सहमति में सिर हिलाया। चलो, इंस्पेक्टर बोला, बंद करो। एएसआई ने सिपाही के साथ मिलकर कैदी को वैन के भीतर लॉकअप चैम्बर में पहुंचाया। सिपाही ने लॉकअप के दरवाजे पर पूर्वता ताला जड़ दिया। ये चाबी, इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को चाबी सौंपी। हमारे कैदी की बेड़ियों की है, इसे अब तुम संभालो। ठीक है जी, अब मैं फारिग हूँ। मैं अभी कहीं किसी फ़ोन पर पहुँचूंगा और रोहतक और फिरोजपुर दोनों जगह फ़ोन खड़का दूंगा। फिर वड्डे साहब लोग इस बाबत आपस में बात कर लेंगे। ठीक है? आहो जी, अपना नाम और पेटी नंबर बोल के जाओ और मेरा नाम और पेटी नंबर लेके जाओ। उस जानकारी का आदान प्रदान मुकम्मल हुआ तो सब इंस्पेक्टर और उनके साथी पुलिसिये वापस अपनी वैन में सवार हो गए। वैन एक की जगह अब 2 कैदियों के साथ अपनी मंजिल की ओर फिर बढ़ चली। तत्काल पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक कॉन्टेसा प्रकट हुई और वहां से निकलकर सड़क पर पहुंची। इंस्पेक्टर और एएसआई उसकी पिछली सीट पर सवार हो गए तो तत्काल कॉन्टेसा आगे सड़क पर दौड़ चली। पीछे रह गया हवलदार बिगड़ी वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। तत्काल बिगड़ी वैन खामोशी से आगे बढ़ चली। वैन करनाल पार कर गई। तब नया कैदी अपनी सीट पर से चुपचाप नीचे फर्श पर सरक गया और लोहे को बजने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता हुआ मायाराम के करीब पहुंचा। उसने उसके कान के करीब मुंह किया और फुसफुसाया, जाग जा। मायाराम ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। मेरे बालों में चाबी है, निकाल। हथकड़ियों से जकड़े अपने हाथ मायाराम ने उसके सिर में फिराए। तत्काल चाबी से उसकी उंगलियां टकराई। उसने चाबी को काबू में किया और हाथ वापस खींच लिए। नए कैदी ने अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। मायाराम ने फुर्ती से उसकी हथकड़ियां खोल दी। हाथ खुलते ही नया कैदी वापस अपनी सीट पर लौट गया, जहां पहुंचकर अपनी बेड़ियां उसने खुद खोल ली। फिर कमीज उठाकर उसने अपनी सलवार में हाथ डाला, जहां उसकी दाएं जांघ के साथ टेप से भीतर की तरफ रिवॉल्वर बंधी हुई थी और टांगों के बीच में एक मुंह बंद थैली लटक रही थी। उसने दोनों चीजें अपने काबू में की। रिवॉल्वर को उसने कमीज की दाएं जेब में डाल लिया और थैली का मुंह खोलकर उसे फर्श पर उलट दिया। थैली में से निकलकर फर्श पर एक लंबा काला सांप गिरा। नए कैदी ने हाथ बढ़ाकर मायाराम को कचोटा और सांप की तरफ इशारा किया। सांप पर निगाह पड़ते ही मायाराम के नेत्र आतंक से फैले और वो अपने आप में सिकुड़ कर रह गया। नए कैदी ने बेड़ियां पांव के करीब कर ली और हथकड़ियां यूं कलाई में अटका ली कि एक निगाह में देखने से कलाइयां उनमें जकड़ी हुई ही जान पड़ती। फिर वो गला फाड़ कर चिल्लाया, सांप सांप, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी देखा देखी मायाराम भी चिल्लाया, सांप सांप। बाहर ऊँघते बैठे सब इंस्पेक्टर और सिपाही सचेत हुए। सांप सांप, बचाओ। सब इंस्पेक्टर झपट कर खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वो स्विच ऑन किया जिससे लॉकअप चैम्बर के भीतर की डोम लाइट चलती थी और जाली वाले झरोके से भीतर झांका। मध्यम रोशनी में उसे फर्श पर लहराता कोई 2 फुट लंबा काला सांप दिखाई दिया। दाता, उसके मुंह से निकला। सांप कहाँ से आ गया? बचाओ बचाओ। चानन सिंघा, सब इंस्पेक्टर चिल्लाया। की होया माल को? ड्राइवर की हड़बड़ाई आवाज आई, गड्डी रोक। तत्काल वैन की रफ्तार घटने लगी। फिर वो सड़क के एक बाजू होकर रुकी। पीछे आओ दोनों जने। राइफलदारी हवलदार और ड्राइवर दोनों पीछे पहुंचे। लॉकअप में सांप है, सब इंस्पेक्टर बोला। सांप है? हवलदार हैरानी से बोला। कित्थों आ गया चलती गाड़ी में? क्या पता कित्थों आ गया, बड़ा खतरनाक और जहरीला जान पड़ता है। उसने किसी कैदी को काट खाया तो साढ़े ऊपर कोताही का बड़ा सख्त इल्जाम आएगा, वर्दियां उतर जाएंगी सबकी।
सब घबराए। की करिए मालको, हवलदार बोला। दाताराम ताला खोलता है। सब इंस्पेक्टर सिपाही की तरफ इशारा करता हुआ बोला, तो सांप को राइफल की बट से कुचल देना। मैं? हवलदार घबरा कर बोला। और कौन? राइफल तो तेरे ही पास है। मालको, गोली मारो, शूट करो। ठीक है, शूट कर देना। मैं कह रहा था अपने रिवॉल्वर से। बकवास न कर। तू एक दो बार बट मारेगा तो सांप खुद ही जिधर से आया था उधर से निकल जाएगा। वो उड़ना सांप हुआ तो? क्या? उड़ के वार करने वाला सांप? दूर फिटे मुंह, वो तेरे पर ही उड़ेगा, हमारे पर नहीं उड़ेगा। बट तो मैं मारूंगा, जो वार करेगा उसी पर तो वार होगा मालको। कमीना, डरपोक, तू पुलिस की नौकरी के काबिल नहीं। मालको, सांपों से भिड़ने के लिए थोड़े ही ना पुलिस की नौकरी की थी। जुबान लड़ाता है, थाने पहुंचकर देखूंगा तुझे। इधर कर राइफल। सब इंस्पेक्टर ने जबरन हवलदार के हाथ से राइफल झटक ली। चलो ये दाताराम, सब इंस्पेक्टर बोला। खोल जंदरा। सिपाही ने झिझकते हुए ताला खोला। भीतर सांप सांप बचाओ बचाओ की दुहाई बस सतूर जारी थी। सब इंस्पेक्टर राइफल उठाकर बट की तरफ से उसका वार सांप पर करने को तैयार हो गया। सिपाही ने दरवाजे के पट खोले। भीतर हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े दोनों कैदी अपनी अपनी सीटों पर सिमटे पड़े थे और आतंकित नेत्रों से फर्श पर कभी गुच्छा मुच्छा होते तो कभी खुलकर लहराते सांप को देख रहे थे। हौसला रखो, सब इंस्पेक्टर बोला। सांप अभी मर जाता है या भाग जाता है? क्या इंतजाम है? मायाराम बोला। सांप है या चींटी जो कहीं से रेंग के आ गई? जानबूझ के छोड़ा है, नया कैदी बोला। ये मुझे यहीं खत्म करने की चाल है। कमीनों को दहशत होगी कि कहीं कोर्ट मुझे बरी न करते। बकवास बंद करो एक कंचरी दया। नया कैदी चुप हो गया। तब राइफल संभाले सब इंस्पेक्टर ने सांप की तरफ तवज्जो दी। सांप तब कुंडली मारे बैठा था। सब इंस्पेक्टर ने एक कदम दरवाजे से भीतर डाला और राइफल को कंधे से ऊंचा उठाया। नए कैदी ने उसे शूट कर दिया। सब इंस्पेक्टर पछाड़ खाकर सांप के ऊपर गिरा। बाकी के तीनों पुलिसिये भौचक्के से उस कैदी का मुंह देखने लगे, जो कि जैसे जादू के जोर से हथकड़ियों बेड़ियों से आजाद हो गया था और जिसके हाथ में अब धुआं उगलती रिवॉल्वर दिखाई दे रही थी। खबरदार, वो क्रूर स्वर में बोला, जो अपने साहब के साथ यहीं मरना चाहता हो वो ही हिलने की कोशिश करे। किसी की हिलने की मजाल न हुई। एक हथियारबंद खूंखार कैदी के मुकाबले में वो निहत्थे कर भी क्या सकते थे। अब सच में ही सांप लड़ गया। नया कैदी मायाराम की पसलियों में एक लात जमाता हुआ बोला, अब हिलता क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं निकलता? तब कहीं जाकर मायाराम की समझ में आया कि असल में क्या माजरा था। गिरता पड़ता वो उठा। बेड़ियों की वजह से बड़ी मुश्किल से वो सब इंस्पेक्टर के निश्चेष शरीर को फांद कर आगे बढ़ पाया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो एक बारगी पुलिसिये उसकी ओट में हो गए। तभी उसकी पीठ पर एक जोर की लात पड़ी। वो गेंद की तरह उछला और लुढ़कता हुआ वैन से नीचे सड़क पर जाकर गिरा। नया कैदी छलांग मारकर बाहर निकला। उसके लोहे के जेवर अब पीछे सीट पर तिरस्कृत से पड़े दिखाई दे रहे थे। पुलिसिये के लिए ये करिश्मा था कि वो न सिर्फ आजाद था, हथियारबंद भी था। अब उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि वे लोग एक गहरे षड्यंत्र में फंस गए थे, जिसका मूल मकसद उनके कैदी को आजाद कराना था। हथियारबंद कैदी वैन से बाहर निकला और उसने रिवॉल्वर के इशारे से पुलिसियों को भीतर दाखिल होने का हुक्म दिया। फर्श पर सब इंस्पेक्टर का शरीर पड़ा होने की वजह से तीनों पुलिसिये बड़ी कठिनाई से वैन के लॉकअप में समा पाए। तभी वैन के करीब एक कॉन्टेसा आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी बाहर निकले। एक ने पीछे जाकर उसकी डिक्की खोली। बाकी 2 ने सड़क पर लुढ़के पड़े मायाराम को उठाया और उसे कार की डिक्की में डाल दिया। पहले ने डिक्की को बस सतूर बंद कर दिया। फिर उसने नए कैदी के पास जाकर उसे बियर के कैन जैसा एक डिब्बा थमाया। कैदी ने उस डिब्बे को बियर के कैन की तरह ही खोला। तत्काल उसमें से सुरमई धुआं निकलने लगा। उसने डिब्बे को लॉकअप के भीतर उछाल दिया और उसका दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। तीनों पुलिसिये अभी चिल्लाने के लिए मुंह भी नहीं खोल पाए थे कि एक दूसरे से गुड़मुड़ हुए मृत सब इंस्पेक्टर की तरह ही निश्चेत लॉकअप में लुढ़के पड़े थे। बाहर सब लोग कैदी समेत कॉन्टेसा में सवार हुए और फिर कॉन्टेसा यह जा तह जा।
तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। विमल सीरीज आगे भी जारी रहेगी 6 करोड़ का मुर्दा में, जो कि आने वाले दिनों में चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।